ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपको पता है किसी भी नौकरी का सबसे मुश्किल, सबसे जटिल हिस्सा क्या होता है? वो हैं लोग। मेरा मतलब है आप प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं, अपने टूल्स अपग्रेड कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, लेकिन लोग हमेशा अनप्रिडिक्टेबल, इमोशनल और अद्भुत रूप से जटिल ही रहते हैं। और इसीलिए रायन लीक की जो किताब है ना, हाउ टू वर्क विद कॉम्प्लिकेटेड पीपल, ये इसी कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही सहजता, सहानुभूति और इफेक्टिवनेस के साथ हैंडल करने का एक बेहतरीन प्रैक्टिकल गाइड है। इस किताब का जो सबसे कोर मैसेज है वो बहुत ही सिंपल है। हम जटिल लोगों से यानी कॉम्प्लिकेटेड लोगों से बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सच तो ये है कि हम खुद भी उन्हीं में से एक हैं। एक बार जब हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो कोलैबोरेशन दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद को मैनेज करने के बारे में ज्यादा हो जाता है। चलिए अब हम इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं ताकि इसके अंदर का प्रैक्टिकल ज्ञान हमें अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, जटिल लोगों से निपटना। इसमें हम पहले और दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर 1 एक यूनिवर्सल ट्रूथ से शुरू होता है कि हर इंसान कॉम्प्लिकेटेड है। रायन लीक एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि दूसरे लोग जटिल हैं, हम नहीं। हम शायद ही कभी खुद को उस नजरिए से देखते हैं। उन्होंने एक सर्वे का उदाहरण दिया है जहां 74% लोगों का मानना था कि वे एवरेज से कम कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब आप ही सोचिए, मैथमेटिकली तो ये इम्पॉसिबल है ना, और साइकोलॉजिकली ये बहुत कुछ बता देता है। ये चैप्टर पूरी किताब का नजरिया सेट करता है। ये जो कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं ना, ये कोई विलन नहीं है, हमारी ही तरह इंसान है। जिस पल हम खुद को इन जटिल लोगों के बीच फंसा हुआ एक नॉर्मल इंसान समझना बंद कर देते हैं, उसी पल हमारे अंदर सहानुभूति आ जाती है। हम समझने लगते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड होना कोई डिफेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक आम मानवीय स्वभाव है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, जो इन जटिल रिश्तों की छिपी हुई कीमत यानी हिडन कॉस्ट के बारे में बात करता है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। वर्क प्लेस पर जो हमें स्ट्रेस होता है ना, वो पूरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आता, बल्कि वो सिर्फ 1 से 5 लोगों की वजह से होता है। बस इतने ही लोग। और ये लोग हमारी सारी इमोशनल एनर्जी सोख सकते हैं, काम के प्रति हमारा नज़रिया बिगाड़ सकते हैं और हमें नौकरी छोड़ने तक पर मजबूर कर सकते हैं। डेटा बताता है कि 44% लोगों ने सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड बॉस की वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी। सोचिए, 44%। इस चैप्टर में कुछ बहुत ही अहम सवाल उठाए गए हैं, जैसे कैसे एक अकेला खराब रिश्ता आपकी एक बेहतरीन नौकरी को बर्बाद कर सकता है, आपसी रिश्तों का अनसुलझा तनाव बर्नआउट का कारण क्यों बन जाता है, या फिर कैसे ये इमोशनल नेगेटिविटी पूरी टीम में फैल जाती है, बिल्कुल किसी इन्फेक्शन की तरह। लीक का मैसेज यहाँ एकदम क्लियर है। अगर हम अपने वर्क प्लेस पर सिर्फ कुछ कॉम्प्लिकेटेड लोगों के साथ भी अपने रिश्ते सुधार लेना, तो हमारी वर्क लाइफ में बहुत ही ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आ सकता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, व्यवहार और प्रभावी संचार। यहाँ हम तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर 3 में इस जटिलता को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक लीडरशिप स्किल के रूप में अपनाने की बात की गई है। देखिए, मुश्किल लोगों से बचना या तालमटोल करना एक बहुत ही आम तरीका है। कई लोग ऐसे सहकर्मियों से बचने के लिए अपनी टीम बदल लेते हैं या खुद को एकदम अलग थलग कर लेते हैं। लेकिन लीक कहते हैं कि ये एक फेल होती हुई स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे, और जैसा हमने पहले कहा, हम खुद भी तो वही हैं। जो महान लीडर्स होते हैं ना, वो कठिन लोगों से बचते नहीं हैं, बल्कि वो उनके साथ डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि ऑफिस में कौन काम करने आ रहा है, राइट? लेकिन हम अपना नजरिया और अपना बर्ताव तो कंट्रोल कर सकते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब दूसरों को बदलना नहीं है, बल्कि अपने खुद के अप्रोच को अडैप्ट करना है। चैप्टर 4 हमें लोगों के बर्ताव के पीछे की कहानी समझाता है। हर कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर का एक रूट कॉज होता है, एक मूल कारण होता है। लीक कहते हैं कि हमें सतह के नीचे झांक कर देखना चाहिए। कोई भी इंसान अड़ियल बर्ताव क्यों करता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फेल होने का डर, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस या फिर काम में क्लैरिटी का ना होना। कभी-कभी ये किसी पुरानी मेंटल ट्रॉमा, खुद को कम आके जाने की फीलिंग या फिर गलत एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी हो सकता है। ये चैप्टर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता है।
अगली बार जब कोई मुश्किल बर्ताव करे तो खुद से पूछिए, अभी इस वक्त इस इंसान के लिए क्या सच हो सकता है। जब तक कुछ और साबित ना हो जाए, हमेशा पॉजिटिव इंटेंट मानकर चलिए। ये समझिए कि उनका बर्ताव एक सिम्टम है, बीमारी नहीं। लीक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। किसी को समझने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी गलती माफ कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है उसे एक इंसान के रूप में देखना। जब हम किसी के अजीब बर्ताव के पीछे छिपे इंसान को देख लेते हैं ना, तो हमारे रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड, एम्पैथेटिक और स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं। चैप्टर 5 बात करता है कम्युनिकेशन की, जो सच कहूँ तो हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल टूल है। ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो पर्सनालिटी की वजह से नहीं होते, बल्कि कम्युनिकेशन गैप्स की वजह से होते हैं। इस चैप्टर में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेशंस को शुरू में ही एकदम क्लियर कर लें। कभी भी ये मानकर ना चलें कि सामने वाला आपकी बात समझ ही गया होगा। मन की बात पढ़ने की कोशिश ना करें और ना ही अंदाज़ा लगाएं। जितने आप जवाब देते हैं उससे कहीं ज़्यादा सवाल पूछें। हमेशा सीधी और रिस्पेक्टफुल भाषा का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी बात, समझने के लिए सुने, सिर्फ रिप्लाई करने के लिए नहीं। इसी चैप्टर में लीक फीडबैक लूप के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। गलतफहमियां अक्सर इसलिए होती हैं क्योंकि हम कभी क्रॉस चेक नहीं करते कि क्या हम दोनों एक ही पेज पर हैं। वो कुछ खास फ्रेजेस यूज करने की सलाह देते हैं, जैसे देखिए मैंने जो समझा है क्या वो सही है, या आपके हिसाब से इस काम में सक्सेस का क्या मतलब है, या फिर हम इस टॉपिक पर किस तरह से बात करना पसंद करेंगे। कम्युनिकेशन कोई छोटी मोटी स्किल नहीं है दोस्तों, ये वो पुल है जो कोलैबोरेशन को मुमकिन बनाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, भावनात्मक ऊर्जा और सीमाएं, यानी इमोशनल एनर्जी और बाउंड्रीज। इसमें हम चैप्टर 6 और 7 को देखेंगे। चैप्टर 6 आपकी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करता है। आपको पता है, ये कॉम्प्लिकेटेड लोग अगर चाहें तो आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे खुद को ग्राउंडेड रखें। इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करना, इमोशनली थोड़ा डिटैच होना सीखना और दूसरों के बर्ताव को पर्सनली ना लेना। आपको अपने ट्रिगर्स पहचानने होंगे, सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक यूज करनी होगी और किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉज लेना होगा। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्मार्टली मैनेज करना है। हम दूसरों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने अंदर के इमोशंस को तो कर सकते हैं ना। चैप्टर 7 बाउंड्रीज यानी सीमाओं के बारे में बहुत ही कमाल की बात करता है। आपकी बाउंड्रीज किसी किले की दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक लकड़ी की बाड़ जैसी होनी चाहिए। ये लीक के सबसे बेहतरीन मेटाफर्स में से एक है। किले की जो दीवारें होती हैं ना, वो लोगों को पूरी तरह से बाहर कर देती हैं, एकदम ब्लॉक। जबकि लकड़ी की बाड़ एक हेल्दी बाउंड्री तो बनाती है, लेकिन साथ ही साथ आपसी बातचीत और जुड़ाव की जगह भी छोड़ देती है। ये चैप्टर आपको ये डिफाइन करने में मदद करता है कि आपको क्या टॉलरेट करना चाहिए और क्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आप बिना किसी लड़ाई झगड़े या दुश्मनी के अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को बिना नुकसान पहुंचाए एक प्रोफेशनल रवैया कैसे मेंटेन कर सकते हैं। याद रखें, सीमाएं या बाउंड्रीज किसी को सजा देने के लिए नहीं होती, वो क्लैरिटी के लिए होती हैं, क्योंकि स्वस्थ सीमाएं ही स्वस्थ संबंधों को जन्म देती हैं। चलिए आप भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष से सहयोग तक। आइए चैप्टर 8 और 9 पर नजर डालते हैं। चैप्टर 8 हमें सिखाता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को कोलैबोरेशन में कैसे बदलें। मैं सही हूं और तुम गलत हो, ये सोचने के बजाय हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हम दोनों मिलकर ऐसा क्या बना सकते हैं जो हम अकेले कभी नहीं कर पाते। ये चैप्टर कहता है कि हमेशा क्यूरियस रहें, डिफेंसिव ना हो। इंसान को प्रॉब्लम से अलग करके देखें, उन गोल्स पर फोकस करें जो आप दोनों के लिए कॉमन है। कोई तीसरा ऑप्शन, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। कॉन्फ्लिक्ट कोई मशीन की खराबी नहीं है, ये तो डाइवर्सिटी की निशानी है। अगर इसे सही से हैंडल किया जाए तो रिजल्ट्स हमेशा बेहतर ही मिलते हैं। लेकिन तब क्या हो जब कोलैबोरेशन फेल हो जाए? चैप्टर 9 इसी रियलिस्टिक सिचुएशन के बारे में है। कभी कभी आपकी तमाम अच्छी कोशिशों के बावजूद बात नहीं बनती। ये चैप्टर आपको ये पहचानने में मदद करता है कि कब आपको अपने कदम पीछे खींचने हैं, कब मामले को सीनियर्स तक लेकर जाना है, कब टास्क किसी और को असाइन करना है, या कब खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालकर अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना है। यहाँ कुछ बहुत ही क्लियर वार्निंग साइंस बताए गए हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे बार बार आपकी रिस्पेक्ट ना करना, मैनिपुलेट करना, टॉक्सिक बिहेवियर दिखाना, अपनी गलती ना मानना या अकाउंटेबिलिटी की कमी, और आपकी सेट की हुई बाउंड्रीज को बार बार तोड़ना।
लीक जोर देकर कहते हैं कि अपनी मानसिक शांति को प्रोटेक्ट करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये बहुत जरूरी है। फाइनली हम आते हैं भाग 5 पर, आत्मनेतृत्व यानी सेल्फ लीडरशिप और कुछ अंतिम विचार। चैप्टर 10 एक बहुत ही पावरफुल चैलेंज के साथ शुरू होता है। खुद वो इंसान बने जिसके साथ दूसरे लोग काम करना चाहें। इसका मतलब है कमरे में मौजूद सबसे अनकॉम्प्लिकेटेड या सबसे आसान व्यक्ति बनना। और ये कैसे होगा? इसके लिए आपको विनम्रता दिखानी होगी, अपनी गलतियां खुले दिल से माननी होंगी और अपना कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखना होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, एम्पैथी यानी सहानुभूति दिखानी होगी, इमोशनली स्टेबल रहना होगा और ग्रेस या शालीनता को अपनी करियर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारी प्रोफेशनल सक्सेस सिर्फ हमारी स्किल से ही डिसाइड नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि लोग हमारे साथ काम करते हुए कैसा महसूस करते हैं। हमारा टारगेट दुनिया से कॉम्प्लिकेटेड लोगों को खत्म करना नहीं है, वो तो इम्पॉसिबल है। हमारा असली टारगेट है खुद के अंदर की जटिलता को, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। अगर हम इस पूरी किताब को समराइज करें तो रायन ली की ये किताब अल्टीमेटली सेल्फ लीडरशिप के बारे में ही है। यह हमें सिखाती है कि एक बेहतर कोलैबोरेशन का रास्ता सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्पसफुल कम्युनिकेशन से होकर गुजरता है। देखिए, हम हर किसी को तो नहीं बदल सकते ना, लेकिन हम उनके साथ अपने डील करने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। और बिलीव मी, सिर्फ ये एक छोटा सा बदलाव आपका पूरा वर्क एक्सपीरियंस बदल कर रख सकता है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।